अ, नए सेशन के अंदर आप सबको वेलकम कहते हैं और एप्लीकेशन को ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। ये प्रीवियस कोड बेस है। इस कोड बेस को मैंने अभी अपने डेवलपमेंट सर्वर को एग्जीक्यूट कर लिया, रन कर लिया। ठीक है। इस एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली लास्ट टाइम हमने मोंगूस एक्सप्रेस और नोड जेएस को यूज़ करते हुए हमने अपने CRUD ऑपरेशंस कंप्लीट किए थे। हमने अपने रेस्ट एपीआई बिल्ड की, रेस्ट एपीआई लिखी और उस रेस्ट एपीआई के गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से मल्टीपल क्या करेंगे, मल्टीपल कलेक्शंस के लिए आप उसका स्कीमा बनाएं, आप अपने मॉडल लिखें और उसके बाद रिक्वेस्ट अपनी ये वाली रिक्वेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। ओके। तो क्या करते हैं जी, आज के इसी जो जो काम हमने लास्ट टाइम अपने जो हमने CRUD ऑपरेशंस हमने कब परफॉर्म किए, उन्हीं को टेस्ट करते हुए और इसी के अंदर कुछ मज़ीद एनहांसमेंट के ऊपर बात करेंगे। कुछ एप्लीकेशन को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं ताकि ये इसका बेहतर यूटिलाइजेशन हो सके। ओके। पोस्टमैन एक दफ़ा अलाउ हो जाए। ओके। फाइन। तो अगर मैं प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट सेंड करूं तो मेरे पास तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स मेरे पास डेटाबेस सर्वर से फेच हो रही हैं। ओके। मोंगूस को हम साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मोंगूस जेएस। अच्छा, इसके डॉक्स में चलते हैं। इसको आपने थॉरोली स्टडी करना है। लाइक स्कीमा, अब मैंने स्कीमा आपके सामने मैंने स्कीमा डिफाइन करना स्टार्ट किया कि आप क्या करेंगे। मोंगूस आपने इंपोर्ट किया हुआ है ऑलरेडी, मोंगूस का फंक्शन स्कीमा है। उस स्कीमा को आप क्या करेंगे, आप एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आप क्या करेंगे, अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो आप किसी भी कलेक्शन में रखना चाह रहे हो उनके डेटा टाइप्स के साथ बता रहे होंगे, वो आप ऐड कर रहे होंगे। फाइन। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक स्कीमा इन्होंने एज ए सैंपल एक ब्लॉग का स्कीमा आपको बना के दिखाया हुआ है। ये इस वजह से बता रहा हूँ कि अभी के लिए आपके लिए समझना जरूरी है। आपके पास हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ, नंबर डेटा टाइप के साथ और रेट और बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया था, एक फील्ड इसके अंदर स्कीमा में सेटअप किया। आप क्या कर सकते हो, एक अरे सेटअप कर सकते हो। ठीक है। अब कमेंट्स क्या होंगे, कमेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं। इसीलिए क्या किया जी, यहाँ पे एक अरे ले ली और इस अरे के अंदर फर्दर डिफाइन किया कि क्या होगा जी, कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी और इसके अंदर जो डेट फील्ड है उसकी डेटा टाइप क्या होगी, डेट होगी। अगेन एक फील्ड लिया डेट का, इसकी आपने डेटा टाइप डिफाइन की कि जी डेट होगी, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू आपने क्या सेटअप कर दी, डेट डॉट नाउ। दैट मीन्स कि जब भी ब्लॉग क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर डेट क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। सिमिलरली आपने एक हिडन फील्ड लिया, यानी कि फील्ड का नाम जस्ट हिडन रखा है, उसकी डेटा टाइप बूलियन हो गई और यहाँ पे मेटा के लिए वोट्स और फेवरेट्स के लिए आपने नंबर डेटा टाइप से ले लिया। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास जो आपके पास मंगूज के अंदर परमिटेड आपकी स्कीमा टाइप्स हैं, यानी कि आपके इन स्कीमा के अंदर फील्ड्स की जो टाइप्स हैं वो मेंशन्ड है। स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, बूलियन, मिक्स्ड, ऑब्जेक्ट आईडी, अरे, डेसिमल, मैप, यूयूआईडी और डबल और इंटीजर 32। सो इनमें से जो डिफरेंट हो सकती हैं वो यूयूआईडी है। बेसिकली ये होता है जब आप कोई यूनिक आइडेंटिफायर बनाना चाह रहे होते हैं, कोई आपको स्ट्रिंग चाहिए यूनिक, ठीक है, उसके लिए आप ये यूज करते हो। ठीक है। ऑब्जेक्ट आईडी ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं। ऑब्जेक्ट आईडी मोंगो डेटाबेस की इटसेल्फ जो आईडी है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। बफर एक स्पेसिफिकली फील्ड है
जब आप डेटा मेमोरी में कॉपी करते हो, आप उसे कुछ देर के लिए रखना चाह रहे हो टेम्परेरी तौर पे, तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, बफर यूज कर रहे होते हैं। बाकी ऑब्वियसली डेसिमल आपका इंट 32 डबल क्या है, ये आपके डेटा टाइप्स जो हैं नंबर्स के हवाले से। सो आपने मॉडल बनाना ऑलरेडी सीख लिया, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट को सेव करना आपने देख लिया। अभी के लिए ये चीज़ आपके लिए आज के दिन में अंडरस्टैंड करना आसान है। ठीक है। एक और चीज़ भी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आप अंडरस्कोर आईडी को ओवरराइड भी कर सकते हो। कि जो अंडरस्कोर आईडी है, आपने क्या किया, उससे डेटा टाइप नंबर असाइन कर दी। तो मोंगूस क्या करे, मोंगूस के अंदर अब वो क्या किया जाएगा, नंबर रखा जाएगा। ठीक है। सो ओके, ये कुछ डिटेल्स हैं। इसी के साथ ही आपने इसको थॉरली ना एक दफा देख लेना है कि जी स्कीमा के ऊपर क्या क्या डिटेल्स है, स्कीमा को किस तरह से यूज किया जाए। जब आपके पास कम्प्लेक्स किस्म की क्यूरीज हो रही होंगी, कम्प्लेक्स किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, देन आपको इसके स्कीमा को मजीद इन डेप्थ देखना पड़ेगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कहा था कि हमारे पास हमारी एपीआई के अंदर जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो, यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल रहा है। सारा डेटा से मतलब एक तो ये कि जी इसके अंदर आपके पास सारे के सारे फील्ड्स हैं। सारे फील्ड, यानी एक फील्ड के अंदर आप देख रहे हो कि आपको तमाम फील्ड्स की डिटेल मिल रही है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे टाइटल, प्राइस और कैटेगरी इमेज, ये चार फील्ड चाहिए। तो ये कैसे सेटअप करेंगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि जी इसके अंदर मुझे सारा डेटाबेस से डेटा रिकॉर्ड फेच हो रहा है। अगर मेरे डेटाबेस में इमेजिन कीजिए कोई मिलियन रिकॉर्ड्स हो, तो वो इतना ह्यूज ये रिक्वेस्ट हो जाएगी। इतना डेटा आप फेच कर रहे होंगे, अननेसेसरी डेटा क्यों फेच कर रहे हो। आपको 20 डॉक्यूमेंट्स चाहिए या 10 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उतने फेच कर लीजिए। वो कैसे सेटअप करेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेक्टिव फील्ड चाहिए। ठीक है। जो आपको सिलेक्टिव फील्ड्स चाहिए, उसके लिए आपके पास क्या है, एक सिलेक्ट का एट्रीब्यूट है, आपके पास एक सिलेक्ट का फंक्शन है। ठीक है। ये क्या करेगा, आपको बताएगा कि आप कैसे फील्ड्स अपने उस मॉडल में से सिलेक्ट कर सकते हो। आप क्या करते हैं जी, सिलेक्ट के अंदर ये अपने फील्ड्स के नाम आप क्या करते हैं, बता देते हैं जो जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है। और समटाइम्स ये होता है कि हम कुछ फील्ड्स को एग्जेम्प्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको एक तो फील्ड को छोड़ के बाकी सारे फील्ड्स फेच कर लें, हम ये सेटअप करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये अपना सिलेक्ट का फील्ड भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। ओके, इसको यूज करते हैं। लेट्स से मैं प्रोडक्ट्स के अंदर आया, बल्कि ये वाली प्रोडक्ट्स की तो अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये जो सैंपल के अंदर मैंने डेटा रखा हुआ था, अभी मेरे इस सैंपल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा डेटा एक्चुअल डेटाबेस से आ रहा है। तो मैं इस वाले फाइल, इस फोल्डर को आज के दिन में डिलीट कर रहा हूँ। और इंडेक्स के अंदर ज़ाहिर है इंपोर्ट्स हैं, वो इंपोर्ट भी मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर दी। ओके, और मैंने फाइल सेव कर दी, सर्वर मेरा रिस्टार्ट हो गया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अपने इस प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट के अंदर मुझे फाइंड तो करना है, लेकिन मैं इसके साथ क्या करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि मुझे सारे फील्ड नहीं चाहिए, बल्कि स्पेसिफिकली कुछ फील्ड्स चाहिए। अभी क्या किया, मैंने कहा सिलेक्ट, लेकिन ब्रैकेट के अंदर मैंने माइनस के साथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर वी ऐड कर दिया। दैट मीन्स क्या होगा, इस अंडरस्कोर अंडरस्कोर वी के अलावा सारे फील्ड्स दिखाए जाएंगे। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, उस अंडरस्कोर अंडरस्कोर वी की बजाय क्या कहता हूँ, ये वाला आईडी वाला फील्ड मैं एग्जेम्प्ट करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाला फील्ड नहीं चाहिए। ठीक है जी। मैंने लिखा जी आप क्या करो, आईडी वाला फील्ड निकाल दो। ओके, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की। ओके, रिक्वेस्ट के अंदर अब आप देखो, मेरे इस डेटा के अंदर आईडी वाला फील्ड नहीं है। ठीक है। तो माइनस फील्ड के साथ अगर लिखोगे तो इसका मतलब है ये वाले फील्ड क्या करने हैं आपने, एक्सक्लूड कर देने हैं।
लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप फील्ड के नाम बताओगे, आपको जो चाहिए तो आप बता सकते हो। मैंने कहा जी मुझे क्या चाहिए, टाइटल चाहिए। ओके, मैंने सेव किया, सेंड कीजिए रिक्वेस्ट। आप देखिए मेरे हर डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइटल का फील्ड है, और कोई फील्ड नहीं है। अंडरस्कोर आईडी तो जाहिर है ये उसका प्राइमरी की के तौर पे यूज होगा, तो ये इसमें लाजमी शामिल है। अच्छा जी, अगर इसके साथ मजीद फील्ड देना हो तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जी कॉमा के साथ देने के बाद लीजिए सेव कीजिए। अच्छा, उसने वो फील्ड रिमूव कर दिया, क्योंकि जाहिर है फिर आपको ये क्या पास करना है, एज एन अरे पास करना होगा। ठीक है, हमने कहा कि जी ये मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो आप इस तरह से क्या कर लीजिए, पास कर दीजिए। लीजिए मैंने सेव किया और रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, तो अभी आपने टाइटल और प्राइस दोनों फील्ड देख लिए। ठीक है, आपको तीसरा फील्ड क्या चाहिए जी, साथ में कैटेगरी चाहिए। आपने कहा जी लो कैटेगरी भी दिखा दो। आपको इसके साथ क्या चाहिए, रेटिंग का फील्ड चाहिए। हमने रेटिंग का फील्ड क्या कर लिया, फेच कर लिया। लीजिए सेंड कीजिए। अब मेरे पास सारा डेटा नहीं आ रहा, बल्कि वो स्पेसिफिक फील्ड्स आ रहे हैं जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर इसमें जो आईडी है वो हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो माइनस के कॉमा के साथ मैनेज कर लेंगे। जी बिल्कुल, आई गेस इट शुड वर्क। माइनस और अंडरस्कोर आईडी, लेट्स डू इट। हो गया, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये अंडरस्कोर आईडी फील्ड मेरा लाजमी यूज हो रहा होगा। मैं इसी आईडी के अगेंस्ट अपने डॉक्यूमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। एक ये कॉमनली यूज केस होता है जी। अच्छा, अब क्यों, अब देखिए, अब मुझे इस वाले फील्ड में समझे कि मुझे सारी डिटेल्स तो है ही नहीं। आपके रियलिस्टिक जब डेटाबेस स्ट्रक्चर आप सेटअप करोगे, तो आपके पास 30 फील्ड, 35 फील्ड, 40 फील्ड तक डेटा आ रहा होगा। आप वो सारा डेटा इकट्ठा कभी भी फेच नहीं करेंगे। आप इसी तरह से चंद फील्ड, 2 या 3 फील्ड फेच कर रहे होंगे, 3 फील्ड फेच कर रहे होंगे जो आपको रिक्वायर्ड है। और उसके बाद का जो डेटा है, जो इससे मजीद आपको कहीं डिटेल दिखानी है, जब उसकी डिटेल दिखा रहे होंगे, तब आप क्या कर रहे होंगे, उसके बाकी के सारे सारे फील्ड्स सेलेक्ट कर रहे होंगे। ओके जी, इसी के साथ ही हमारे पास लिमिट का कंसेप्ट है जी। लिमिट बहुत कॉमनली यूज होता है कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स फेच नहीं करने, बल्कि मुझे स्पेसिफिकली क्या चाहिए, 10 फील्ड चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 20 फील्ड चाहिए। तो आपके पास क्या है, अगेन एक लिमिट का फंक्शन है, और आप उसके अंदर क्या करते हैं, अपनी वैल्यू पास करते हैं। ओके, अब वो फंक्शन क्या होगा, इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इट वुड बी अ गुड ऑप्शन कि आप इसे क्या कर लें, तोड़ के रख लें। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं एक कमेंट रिमूव कर देता हूँ, और इसके साथ क्या करता हूँ, डॉट लिमिट मैंने लिखा कि मुझे 10, इनफैक्ट मुझे 10 नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ यार सिर्फ मुझे 5 दिखाओ। तो मेरे पहले 5 डॉक्यूमेंट्स क्या कर लिए जाएंगे, फेच कर लिए जाएंगे। लो जी, मैंने डॉक्यूमेंट्स फेच किए। अभी जरा गौर से देखना, ये एक है, और उसके बाद दो, तीन, ये चार, और ये पांच। आपने एग्जैक्टली क्या किए जी, 5 डॉक्यूमेंट्स क्या कर लिए, फेच कर लिए। ठीक है जी, लेकिन अब आपको अगले 5 कैसे फेच करने हैं। ठीक है, आपको देखिए, आप ये चाह रहे हो कि पहले 5 तो आपने इस तरह से फैच कर लिए। अगले अगर आपको 5, आप कहते हो जी नहीं जी ये तो फर्स्ट 5 आपने सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट 5 कैसे सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए आपके पास अगेन ऑफसेट का कंसेप्ट होता है। आप क्या यूज करते हैं, इसके साथ ऑफसेट भी यूज कर रहे होते हैं। ऑफसेट इसी के अंदर है शायद। एक मिनट, मैं कहता हूँ जी 0 और कॉमा 5 के साथ। ठीक है, तो अभी गौर से देखना आपको। लो जी, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, और इसके अंदर ना मैं क्या करता हूँ, आईडी वाला भी रख लेता हूँ। उससे क्या होगा, मैं जरा इजीली क्या कराऊंगा, ट्रैक रख पा रहा हूँ। ठीक है, लो जी, तो मेरा क्या हुआ, 1 से पहला डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ, 2 से, ठीक है जी, उसके बाद 3,
और मेरे पास क्या है जी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। सारे तो 19 तक नहीं आने चाहिए। इसका मतलब है ये लिमिट वाला, आई गेस मैं भूल रहा हूँ कि लिमिट वाला इस तरह से नहीं होगा। लिमिट तो ये 5 तो एक्सक्लूसिवली ठीक है, लेकिन ऑफसेट कैसे यूज हो गया अभी के लिए मैं भूल गया हूँ, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ आपके सामने। आप लिखिए जी मोंगूज, आप लिखिए लिमिट विद, हाँ स्किप, आई गेस स्किप फंक्शन है। तो यहाँ से हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें पेजिनेटेड डेटा जब चाहिए होगा तो उसके लिए यहाँ पे हमें एग्जांपल मिल जाएगी। ओके, लिमिट है, फाइन, उसके साथ सोल्टिंग का फंक्शन भी आप, ये अच्छा हुआ हमने देख लिया कि सोल्टिंग का फंक्शन भी आप कोई यूज कर सकते हो। आपने किसी स्पेसिफिक फील्ड के अगेंस्ट डेटा सोर्ट करना है तो आप इस तरह से सोर्ट कर लेंगे। और आप क्या करते हो यहाँ पे स्किप या लिमिट एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा लिमिट का जिस तरह से फंक्शन था, इसी तरह से आपके पास क्या है, स्किप का फंक्शन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्किप का फंक्शन आप अप्लाई करोगे। तो मैंने कहा जी लिमिट क्या है जी 5, और इसी के साथ मैं कह देता हूँ क्या करें जी, स्किप क्या कर दें, पहले जो 5 है वो क्या कर दें, स्किप कर दें। तो मैं अब गौर से देखिए, मैंने कहा जी 5 स्किप करो और 5 की लिमिट के साथ डेटा क्या कर लो, फेच कर लो। इधर आइए जी, रिक्वेस्ट हमने एग्जीक्यूट की, और अब गौर से देखिए पहला डॉक्यूमेंट मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है, 6th आईडी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, पेजिनेटेड डेटा फेच होना स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नहीं सर, क्लियर है। ओके जी, अ, ठीक हो गया जी। तो हमने लिमिट का और स्किप के भी देख लिए। मजीद अगेन सोल्टिंग का आप अप्लाई करना चाह रहे हो, इसी के साथ आप डॉट सोर्ट फंक्शन लिखिए, और आप प्राइस के साथ आप जो भी फील्ड होगा आप क्या करोगे, वो अपना फील्ड बता दोगे, उस फील्ड के लिहाज से वो क्या कर दिया जाएगा, सोल्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल क्या कहता हूँ, जाहिर है ये -1 है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग के पर्पज के लिए। -1 का मतलब क्या है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर रहा होगा, सोल्ट कर रहा होगा। लीजिए मैंने इसको सेव किया, और अभी देख लीजिए कि हमने अब आपके पास क्या हुआ, पहला ID 1 के साथ डॉक्यूमेंट जिसकी प्राइस 109, उसके बाद अगेन ये 109, ये सबकी 109 है। ये देखें, ये आपके पास 5 6 है। तो ये इस तरह से आपके पास डेटा फेच होके सोल्टेड फॉर्मेट में डेटा आपको मिल गया। इसी तरह से आपको फील्ड के अंदर इनफैक्ट आपको और कह लीजिए कि आपको फंक्शंस की ज़रूरत हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको फेच कर सकते हो, आई मीन उसको सर्च कर सकते हो, और उनको रीड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उनको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? जी सर, क्लियर। ओके, इसी के साथ मैंने एक और चीज़ जो स्कीमा के साथ डिस्कस करनी थी, स्कीमा के साथ मैंने कहा था हम वैलिडेशन भी अप्लाई करते हैं। अब वैलिडेशन कैसे, अ, अभी के लिए अगर मैं अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट चलाऊं, मैं अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट में आया और मैंने एम्प्टी डेटा सेंड कर दिया, मैंने कोई फील्ड सेंड ही नहीं किया, कोई टाइटल नहीं बताया, कोई प्राइस नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, तो आप देखो डेटाबेस के अंदर मेरा डेटा क्रिएट हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने फील्ड्स की वैलिडेशन नहीं की। ऑल दो ये वैलिडेशन हम अपने रिएक्ट ऐप के अंदर, अपने वेब ऐप के अंदर, अपनी फ्रंट एंड की ऐप के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन वहां से भी हमें पता है कि हम बाईपास कर सकते हैं। सो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग कि हम क्या करें, नेसेसरली क्या करें, अपने बैकएंड के अंदर, अपने अपने सर्वर साइड के ऊपर भी डेटा को वैलिडेट करें। सो देर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग। सबसे आसान काम से स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि जी आप अपनी कस्टम वैलिडेशन लिख लें। ठीक है, सबसे इजीएस्ट थिंग क्या है जी, कस्टम वैलिडेशन। कस्टम वैलिडेशन का क्या मतलब है, आप बॉडी के अंदर से जो जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड है, आप क्या करें, पहले तो वो डीस्ट्रक्चर करें। कैसे जी, आपको क्या चाहिए जी, टाइटल चाहिए, आपको प्राइस चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए,
कैटेगरी, इमेज, रेटिंग क्या चाहिए, जो जो फील्ड रिक्वायर्ड है आप डिस्ट्रक्चर कर लें। मैं कहता हूँ जी अभी रेटिंग वाला कोई फील्ड नहीं चाहिए, इमेज वाला नहीं चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, बस ये टाइटल, प्राइस और कैटेगरी, ये तीन फील्ड क्या होने चाहिए, ये मैंने बॉडी में से डिस्ट्रक्चर कर लिए। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ अपने पास कंडीशनल स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि मेरे पास, अगर मेरे पास क्या है जी टाइटल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एरर को हैंडल करने के लिए क्या करता हूँ, एक अरे बना देता हूँ। अब मैं इसको क्या देता हूँ कि ये क्या है, वैलिडेशन एरर्स, ठीक है, एक एम्प्टी अरे ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी वैलिडेशन अरे एरर्स है, इसके अंदर पुश कर दो कि जी मुझे क्या है जी टाइटल रिक्वायर्ड है। अगर मेरे पास क्या है जी प्राइस मिसिंग है तो प्राइस रिक्वायर्ड है। अगर मेरे पास कैटेगरी है तो नहीं है तो कैटेगरी, कैटेगरी क्या कर दो, बता दो कि कैटेगरी रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, चेक कर लूंगा कि ये जो मेरे पास वैलिडेशन एरर्स वाली अरे है, इसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन जीरो है, जाहिर है ये एक अरे है, इस अरे के अंदर आइटम्स इनिशियली जीरो है, आइटम तब ऐड होंगे जब इनमें से कोई फील्ड मिसिंग होगा। तो अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो मैंने क्या किया, 400 यानी बैड रिक्वेस्ट का एरर, बैड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स थ्रो किया। मैंने वैलिडेशन एरर बताए, डेटा ऑब्वियसली नल, और एरर के अंदर मैंने क्या कर दिया, वैलिडेशन एरर थ्रो किए और रिटर्न के साथ क्या कर लिया, यूज कर लिया। ओके, अब आइए, अब मैंने यही सेम रिक्वेस्ट सेंड की, देखो 400 बैड रिक्वेस्ट, वैलिडेशन एरर, और क्या है जी, टाइटल इज रिक्वायर्ड, प्राइस इज रिक्वायर्ड, कैटेगरी इज रिक्वायर्ड। लेट्स से हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, और मैंने कह दिया कि जी ओके समथिंग, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। तो अभी देखोगे टाइटल का एरर नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या है जी, आपको प्राइस देना है, प्राइस लाजमी है। मैं कहता हूँ जी प्राइस, और ये मैंने सेट कर दी 250, लो जी सेंड करो। वो कहता है जी कैटेगरी इज, कैटेगरी रिक्वायर्ड है, कैटेगरी आपने लाजमी देनी है। हमने कहा जी कैटेगरी, और कैटेगरी क्या है जी, कैटेगरी मेरे पास है जी लेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ डेल एक्सपीएस, ठीक है, लीजिए सेंड किया। वो कहता है जी 500 इंटरनल सर्वर एरर, क्यों जी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेटा इज नॉट डिफाइंड। जाहिर है ये वाला जो प्रोडक्ट डेटा है ये मैंने रिमूव कर दिया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये वाले फील्ड अब इस तरह से डायरेक्टली पास कर दिए, कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपको टाइटल आपने पास करना है, आपको क्या फील्ड चाहिए जी, आपने कैटेगरी पास करनी है, आपने क्या करनी है जी, प्राइस पास करनी है, ठीक है जी। लीजिए सेंड कीजिए, डेटा आपका क्या हो गया, सर्वर के ऊपर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है जी। जी सर। एक तो ये तरीका है जी आपकी अपनी कस्टम वैलिडेशन लिखने का, ठीक है, और ये इजीएस्ट वे है जी अगर आपने सिंपल डेटा वैलिडेट करना है। अभी के लिए मैंने कहा कि जैसे सिर्फ मैंने ये चेक किया कि डेटा है या नहीं। अब जैसे प्राइस है, प्राइस के फील्ड के अंदर मैं कह देता हूँ जी ऐसे मैंने कोई डमी डेटा पास कर दिया, सेंड करो। अच्छा जी, अब देखो अब मेरे पास क्या आ गया, सर्वर साइड से क्या हो गया, एरर आ गया, क्या जी, प्रोडक्ट्स वैलिडेशन फेल्ड है। लेकिन क्या जी, प्राइस के ऊपर, प्राइस को जब आप कास्ट करने की कोशिश कर रहे हो नंबर के अंदर, यानी ये जो प्राइस वाला जो फील्ड है, नंबर के अंदर जब आप कास्ट कर रहे हो ये वाली वैल्यू, तो वो कास्ट नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये आपने वो जो 500 आपने कैच किया था, ये कैच ब्लॉक के अंदर से एरर आ रहा है, ठीक है, ये चीज भी आप चेक कर सकते हो। अगेन अब आपको ये बहुत बेसिक सी फाउंडेशनल बात है कि आपको यहाँ पे उसके डेटा टाइप चेक करनी है, आपको उसकी मिनिमम, जाहिर है आपको अबव जीरो देखना है, ये जो भी चेक्स होंगे यहाँ पे आप वो कस्टम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जी, अगर आप ये वाले वैलिडेशन के रूल्स आप अप्लाई नहीं करना चाहते, तो फिर आपके पास है जी मोंगूज वैलिडेशन, ठीक है। आप मोंगूज की वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हो। मोंगूज की वैलिडेशन क्या करती है जी, खुद से डेटा वैलिडेट करती है, आपके स्कीमा को वैलिडेट करती है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने स्कीमा के अंदर बता दिया कि ये फील्ड आपको रिक्वायर्ड है,
जब आपने कह दिया कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इट मीन्स कि ये नेसेसरी हो गया है, आपने ये फील्ड लाजमी फिल करना है। ठीक है, इसके अंदर से आप डेटा लाजमी प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से आप मजीद चेक्स लगा सकते हो। आप मिनिमम, अब देखिए मिनिमम आपने कहा जी, ये जैसे एक फील्ड है, इसके अंदर आपने कहा जी वैल्यू मिनिमम क्या होगी, 6 होगी, और आगे आपने मैसेज अपना कस्टम मैसेज सेट कर दिया, टू फ्यू एग्स, ये उसका कस्टम मैसेज सेट हो गया। मैक्स के ऊपर कोई वैलिडेशन आपने अप्लाई नहीं की। ठीक है जी, ये एक बेकन फील्ड था, इसके अंदर आपने कहा जी कि जिसकी डेटा टाइप नंबर है, लेकिन रिक्वायर्ड आपने ट्रू, और यहाँ पे आपने कस्टम मैसेज सेट कर दिया, वाई नो बेकन, कि ये वाली वैल्यू क्यों मिसिंग है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड के अगेंस्ट अपनी कस्टम लॉजिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कस्टम लॉ आपको रिक्वायर्ड तो है, लेकिन आप कहते हैं कि जी ये क्या मुझे 3 से अबव होना चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, उसके लिए कस्टम फंक्शन लिखा। जाहिर है, बहुत सिंपल है फंक्शन, आपने कहा जी दिस डॉट बेकन ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से ये मोंगूज वैलिडेशन आप क्या करते हो, यूज कर लेते हो। जब आपने ये स्कीमा के अंदर रूल सेट कर दिए, तो बस अब आपको एक काम करना है, आपको वैलिडेट सिंक्रोनस फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, जब आप वैलिडेट सिंक्रोनस फंक्शन कॉल करोगे, लेकिन ये कहाँ से कॉल, किसके साथ कॉल करोगे, ये आप क्या करेंगे, अपने मॉडल के साथ कॉल करेंगे, जो आपने मॉडल प्रिपेयर किया है। ठीक है, उसके साथ क्या करोगे, आप अपना ये फंक्शन कॉल करते हैं, और उस फंक्शन के अंदर से जो एरर है वो आप क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, एरर्स का ऑब्जेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। हाँ जी। अच्छा सर, वो रिक्वायर्ड के साथ जब हम कस्टम मैसेज दे रहे थे, जी, यानी जब वो फील्ड ट्रू नहीं होगी तो वो मैसेज ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा वहां पे। देखिए जब आपने रिक्वायर्ड, आपने रिक्वायर्ड के अंदर आपने मैसेज सेटअप किया, अभी जैसे ये देखो, इसके सॉरी, रिक्वायर्ड हमने कहाँ सेटअप किया था, ये देखो, रिक्वायर्ड ट्रू, और ये उसका कस्टम मैसेज है। जी। ठीक मैं है, ये पूछ रहा था जब ये फॉल्स होगा ना तभी ये मैसेज आएगा ना। जाहिर है, आपने यही तो कहा है कि ये बेकन वाला फील्ड आपने लाजमी फिल करना है, इसीलिए आपने रिक्वायर्ड की वैल्यू ट्रू बता दी कि आपको ये वैल्यू चाहिए, अगर ये वैल्यू ना मिले तो आप ये वाला मैसेज सेंड कर दो। इस वाले केस में देखो ना, कि मिनिमम आपने सेट किया था 6, अगर ये 6 नहीं होगा तो टू फ्यू एग्स का मैसेज आएगा। ठीक है, जी ठीक लेकिन हो गया। लेकिन लेकिन ये एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, ये इस तरह से रिस्पॉन्स मिल होगा, उस चीज को आपने वहां से फिर अपने अपने एंड पे हैंडल करना होगा। ठीक है, आपने जो भी आपने रीड करना है और वहां से आप दिखा सकते हो। ठीक है जी, यहाँ तो कोई जी किसी किस्म का डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। अच्छा जी, इसी के साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप और भी वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी यूप सुनी होगी। ठीक है, यूप भी आप, ये हालांकि हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड के ऊपर रिएक्ट के अंदर यूप वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं, ये आप बैक एंड के ऊपर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत, अब ये थोड़ा ज्यादा, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की कह लीजिए कि आपको वैलिडेशन देता है। अगर आपको डेटा टाइप्स तक चेक करनी है, ये देखो, आपने यूप इंस्टॉल किया, यूप में से आपने ये फील्ड आपने डिस्ट्रक्चर कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, सॉरी, कि ऑब्जेक्ट चाहिए, स्ट्रिंग, नंबर, डेट और इन्फर टाइप। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब आपने अपना वो स्कीमा बनाया। ठीक है, अब स्कीमा क्या बना रहे हो, एक ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपका फील्ड का नाम नाम होगा, नेम, और आपने कहा ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है और रिक्वायर्ड है, एज, नंबर है, रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ईमेल, स्ट्रिंगो और ईमेल हो, वेबसाइट एक फील्ड है, स्ट्रिंगो ये यूआरएल हो, और नलेबल, नलेबल का मतलब ये है कि ये नल हो सकता है, यानी अगर कोई वैल्यू पास वेबसाइट की नहीं कर रहा, तो आप क्या कर लो, नल यूज कर लो। क्रिएटेड ऑन फील्ड है, क्या रखो, डेट रखो, और डिफॉल्ट सेट करो। अब देखो, ये आपने क्या किया, स्कीमा बनाया था, आपने क्या किया, इसका वैलिडेट फंक्शन कॉल किया,
ठीक है। और अगेन याद है ये उसको फेच यूजर क्या है, आपका ये कोई फंक्शन है जो डेटा फेचिंग से रेलेवेंट है। तो बहरहाल आपने यहाँ पे क्या किया, डेटा अच्छा को सर, आपने यहाँ, ये जिस तरह एज में आ रहा है पॉजिटिव, ये बिल्ट इन है। ये यूप के अंदर है ना, ये यूप आप प्रोवाइड करता है, ये फंक्शन प्रोवाइड करता है कि आप नंबर के साथ क्या क्या यूज कर सकते हो। जाहिर है नंबर आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो ये फील्ड इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है जी। तो अब ये देखो, ये अगर आपने एज के अंदर ये वैल्यू दी तो ये वैलिड है। ठीक है, आपने स्ट्रिंग में पास की है वैल्यू तो वो कहेगा कि एज नंबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्यों ये आपने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिक्ट ट्रू पास किया था। स्ट्रिक्ट ट्रू का मतलब ये है कि जाहिर है ये आपको स्ट्रिक्ट डेटा टाइप्स भी आपकी चेक होगी। तो आप क्या कर सकते हो, यूप को भी अपने डेटा वैलिडेशन के साथ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। एक्सक्यूज में जी सर, अगर हम ये यूप यूज कर रहे हैं हाँ जी। तो हमें सर्वर साइड वैलिडेशन की जरूरत नहीं है फिर? यार यूप आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो, बैकेंड के साथ यूज कर सकते हो। आप सर्वर के ओके। ऊपर आप यूप यूज कर, ठीक है। देखिए अब आपके पास ऑप्शन है ना, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप कस्टम वैलिडेशन लिख सकते हो, आप मोंगूज वैलिडेशन यूज कर सकते हो, आप यूप वैलिडेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट ओके। सिर्फ सिर्फ यही नहीं है बल्कि जॉड है, जॉड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी कम्प्लेक्सिटी के ऊपर, आपकी नीड के ऊपर। बास जगह पे हमें इतनी स्ट्रिक्ट टाइप्स चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें डेटा की बस प्रेजेंस चेक करना सफिशिएंट है कि डेटा है या नहीं। लेकिन बास जगह पे हमें चाहिए कि यार ये इसकी डेटा टाइप ये हो, और जैसे अरे जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप कहते हो कि ये वैलिड ऑब्जेक्ट हो, उस वैलिड ऑब्जेक्ट के अंदर ये रेटिंग की हो, इसके अंदर काउंट की हो, ये जरूरी है। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए आपको जाहिर है ये ह्यूप या मंगूज वैलिडेशन या फिर कस्टम वैलिडेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, ओके यस सर। ओके। तो एक तो आज के दिन में हमने कुछ ये बेसिक चीजें डिस्कस कर ली जो हमारी इस ऐप को बेहतर बनाने के लिए यूज होंगी। ठीक है, जाहिर है ये चीजें कॉमनली यूज होती हैं, इसीलिए ये हमने इसमें डिस्कस कर ली। एक चीज जो अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि आप ये एपीआई अपनी फ्रंट एंड के साथ आज के दिन में कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप ये रिक्वेस्ट सेंड करते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया जी, ठीक है, आपने ये रिक्वेस्ट सेंड की, आपने ये डेटा क्रिएट कर लिया, आपने यह डेटा फेच किया। तो अब अगर आप अपने रिएक्ट ऐप से एपीआई कॉल करते हो, एपीआई क्या होगी, एपीआई एंड वर्ड से देखो कि ये आपका यूआरएल कंप्लीट एपीआई एंड ये बनेगा कि पीछे आपका बेस वेरिएबल है, ये आपका यानी होस्ट और पोर्ट, उसके बाद स्लैश प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये आप जब रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको इनफैक्ट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप ये चीज समझ पाए कि एपीआई कॉलिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑलरेडी आप यूज किया करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वीट को यूज करते हुए क्या करते हैं, ये हम अपनी एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, सिंपल गेट स्टार्टेड। और हमें क्या करना है जी, हम चूंकि npm यूज कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ npm की मदद से, और इसी फोल्डर के अंदर, तो इसलिए मैंने डॉट स्लैश लिख दिया। वो कहता है जी प्रोसीड, यस। मुझे क्या चाहिए जी, मुझे रिएक्ट चाहिए। अच्छा जी, किसके साथ चाहिए, जावास्क्रिप्ट के साथ चाहिए, ओके डन। ठीक है जी, मैंने कहा जी सी डी, हाँ बल्कि इधर ही चलाना है, npm इंस्टॉल। ओके, जब तक डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं, इसी वाले प्रोजेक्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, वीएस कोड में भी ओपन कर लेता हूँ।
ओके, ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं। मैं इसे सर्वर को एग्जीक्यूट करता हूँ, npm run dev। तो अब ये मेरी रिएक्ट ऐप क्या होगी, चलना स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, मैं यहाँ पे इसी के साथ आपको अपनी रिएक्ट ऐप दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, बटन के ऊपर काउंट है बेसिक, ये आपको ऑलरेडी पता है कि वीट का बॉयलर प्लेट कोड। ओके जी, इस बॉयलर प्लेट कोड के अंदर ही थोड़ा सा काम कर लेते हैं। क्या जी, ऐप डॉट जेएसएक्स में गए। ठीक है, हमने कहा कि हमें क्या चाहिए। हम सिंपल यहाँ पे डेटा फेच कर लेते हैं। डेटा फेच कैसे करते हैं जी, हमें बहुत कॉमनली पता है। मुझे ये सारी कुछ भी कहानी कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इसीलिए ये सारा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, प्लेन मेरे पास क्या है जी, जैसे एक एम्प्टी फ्रेगमेंट है। ओके, ना मुझे इसमें से ये चीजें चाहिए। यूज स्टेट मुझे चाहिए, और ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए इसके साथ, यूज अफेक्ट चाहिए। ठीक है जी, यूज अफेक्ट। ठीक है जी, मैंने इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ जी, डेटा मैं भी डेटा, अब मुझे सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मैं डेटा की बजाय क्या लिखता हूँ जी, प्रोडक्ट्स, और क्या कहता हूँ जी, सेट प्रोडक्ट। ठीक है जी, इसके साथ मुझे लोडिंग वाली स्टेट चाहिए, मुझे एरर वाली चाहिए, ये मैंने सेट कर ली। मुझे पेजिटेशन वगैरह भी और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ एक फंक्शन सेट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी लेट फेच प्रोडक्ट्स इक्वल टू, मेरे पास ये एक एरो फंक्शन हो गया। ठीक है जी, अगेन मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना है। मैंने इसके अंदर कहा जी, क्या करो, ट्राई कैच के अंदर मैंने बेसिक कोड सेटअप कर दिया कि जी ये फेच करो कहाँ से, इस एपीआई एंड से। अभी के लिए मेरा एपीआई एंड ऑब्वियसली फेक स्टोर वाला नहीं होगा, बल्कि मेरा एपीआई एंड क्या होगा, ये। ठीक है, तो मैंने ये उठाया, और ये मैंने एपीआई एंड पास कर दिया। ये अभी बहुत बेसिक सेटअप बता रहा हूँ, जो हम कभी बेसिकली हम सीखा करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके नहीं है, तो हमें क्या कर दे, एरर थ्रो कर दे। नहीं तो क्या करे, डेटा की अवेट्स, अगेन उससे से डेटा निकाले, और सेट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या कर दे, हमें सेट कर दे। अगर एरर है तो एरर सेट कर दे। फाइनली के अंदर क्या कर दे, लोडिंग फॉल्स सेट कर दे। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ये मैंने क्या किया जी, एक फेच फंक्शन लिख लिया। यूज अफेक्ट के अंदर मैं क्या कर लूंगा, इसे कॉल कर लूंगा। लोडिंग के अंदर मैंने कहा अगर जब तक लोडिंग चल रही है तो लोडिंग दिखा दो, अगर एरर है तो एरर दिखा दो, और बस। नहीं तो अगर प्रोडक्ट्स नहीं है तो मैंने कहा जी नो प्रोडक्ट्स फाउंड। लेकिन अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या कहता हूँ, एक मैप चला देता हूँ। ठीक है, H1 उठाया, और प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने मैप चला दिया। प्रोडक्ट्स की ये जो की थी, ये मैं ज़ाहिर है अंडरस्कोर आईडी रख लूंगा। ठीक है, और नेम नहीं, बल्कि मेरे पास क्या है जी, टाइटल है। उसके बाद क्या है जी, मेरे पास डिस्क्रिप्शन थी और प्राइस थी। ये मैंने क्या कर ली, एक लिस्ट बना ली। बस, ठीक है, इससे ज़्यादा फिलहाल मुझे इसके अंदर काम नहीं करना। ठीक है जी, और बस लो जी, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आ जाइए, आप देखें आपके पास क्या है, एरर फेल्ड टू फेच। ओके, मान लिया फेल्ड टू फेच तो हो गया, लेकिन एरर क्या है, कंसोल पर जाइए और एरर पढ़िए। ठीक है, अभी मैं अगर फेक स्टोर वाला यूआरएल उठाऊं, ये मैंने फेक स्टोर वाला यूआरएल उठाया, और इसी के ऊपर मैं इसी यूआरएल को क्या करता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे ज़ाहिर है उसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। खैर, मैं निकाल देता हूँ। आईडी था उसके अंदर, और उसके अंदर मेरे ख्याल में टाइटल है। हाँ ठीक है, टाइटल है, और बाकी क्या था जी, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, बाकी फील्ड्स। ठीक है, लो जी, मैंने सेव किया, और अपने यहाँ पे देखें, डेटा आ गया आपके पास। जी सर। लेकिन ये फेक स्टोर से डेटा आ रहा है। ठीक है, फेक स्टोर वाला आपको डेटा मिल रहा है, लेकिन अगर आप अपना एपीआई एंड यूज कर रहे हो, तो इसको आप रिफ्रेश करें, तो देखें आपके पास क्या है, फेल्ड टू फेच।
इस एरर को समझिए। एरर है जी कि आप क्या कर रहे हो, एक्सेस टू फेच एट, आपका ये एपीआई एंड है बैकएंड का, आप यहां से फेच करने की कोशिश कर रहे हो। कहां से, यानी रिक्वेस्ट कहां से आ रही है, लोकल होस्ट 5173 से आ रही है। गौर से देखो, ये आपका क्लाइंट है, आपकी रिएक्ट ऐप है, यहां से आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो किसको, अपने बैकएंड सर्वर को। ये क्या हुई हुई है, ब्लॉक हुई हुई है, किसकी मदद से, कोर्स पॉलिसी की मदद से। अब कोर्स पॉलिसी क्या है, कोर्स पॉलिसी हम बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रेफरेंस शेयरिंग, ठीक है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये होता है, आप बिल्कुल मेरी इस इनिशियल डायग्राम से आइए कि हमने कहा था हमारे पास दो अलग अलग सर्वर हैं, मेरा फ्रंट एंड अलग सर्वर है, बैक एंड मेरा अलग सर्वर है, इनके दरमियान अब मैंने ये जो मेरा बैक एंड का सर्वर है, इसके ऊपर दरअसल मैंने क्या किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है कि मेरी रिक्वेस्ट कहीं से ना आए, या इनफैक्ट अभी के लिए जो मेरा एरर है वो ये कहता है 5173 से एरर ना आए, आई एम सॉरी 5173 से डेटा ना आए, वहां से रिक्वेस्ट ना आए, ये एरर आपको ये बता रहा है। क्यों, क्योंकि हमने कोर्स पॉलिसीज एनेबल नहीं की हुई। तो कोर्स पॉलिसी की वजह से कैसे एनेबल करेंगे जी, अगेन आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है कोर्स, आपने कहा npm इंस्टॉल कोर्स, ठीक है। आप यहाँ से कोर्स का पैकेज भी पढ़ सकते हो, आप लिखिए कोर्स और लिखिए नोड.js, ये है जी आपका कोर्स का पैकेज, सबसे इजीएस्ट पैकेज है। क्या किया जी, आपने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आपने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद एज ए मिडलवेयर पास कर दिया, ठीक है। जब आपने मिडलवेयर के तौर पे पास कर दिया, इसका मतलब है सारी रिक्वेस्ट के लिए ये ऑटोमेटिकली एनेबल हो गया, ठीक है जी। ओके, चलते हैं, ये पैकेज मेरा इंस्टॉल हो गया। ओके, आए जरा इसके अंदर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ इंपोर्ट, और मैं कहता हूँ जी कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक है जी, मैंने इंपोर्ट कर लिया। और अब मैंने क्या करना है, एज एन मिडलवेयर अब मैंने उसे पास कर दिया और सारी कोर्स एनेबल कर दी, यानी तमाम राउट्स के लिए, तमाम रिक्वेस्ट के लिए मैंने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, और मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि किसी भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ सकती है। लो जी, मैंने सेव किया, और आइए जरा अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर और इसे रीलोड कीजिए। लो, अब आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है, फेल, आपके पास डेटा फेच फेल नहीं हुआ, बल्कि आपके पास कोई और इशू आया है। वो कहता है जी प्रोडक्ट्स डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। उसकी वजह ये है कि दरअसल हमने जब ये डेटा फेच किया था, तो हमारे वाले केस के अंदर डेटा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको अगेन डेटा निकालना है, ठीक है। तो तब जाके आपको एक क्या मिलेगी, एक अरे मिलेगी। तो ये आप यहाँ पे लिखोगे डेटा डॉट डेटा, ठीक है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इस डेटा को कह देता हूँ रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स ऑलरेडी ऊपर है हमारे पास। ओके, मैं कहता हूँ बल्कि इट वुड बी अ गुड कि मैं इसको रखता हूँ रिक्वेस्ट, मैं इसे कहता हूँ प्रोडक्ट्स रिक्वेस्ट, ज़ाहिर है हम प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम कहते हैं अगर ये नहीं है तो ये हो गया, और इसी के मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स में से जिस, सॉरी क्या प्रॉब्लम हुआ, रिस्पॉन्स, सॉरी यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम रखना था। ओके, रिस्पॉन्स मैं समझा नहीं क्या हुआ। ओके, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक तो था। मैंने इसका नाम क्या सेटअप किया, प्रोडक्ट्स रिक्वेस्ट। ओके, मैंने कहा अगर ये डॉट ओके नहीं है तो ये ठीक है, और इसमें से डेटा निकाल ले, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के ऊपर बताना है क्या, प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स,
ठीक है। और अब इस प्रोडक्ट रिस्पॉन्स में से मैं डेटा निकालूंगा। अब ये थोड़ा वैलिड हो जाएगा और अब आप अपनी गौर से देखो, आपके पास एक्चुअल डेटा आपकी एपीआई से आ गया है। ठीक है। हाँ जी। जी सर। ये अब आप जो एपीआई, ये आपने डेटा किससे फेच किया? आपकी एपीआई जो आपने कस्टम अपना बैकएंड खुद लिखा, सर्वर आपने खुद लिखा। जाहिर है ये जैसे एक बेसिक मैंने आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की है, आप इसको बेहतर बनाओगे। आइदर आपको क्या करना है इसके साथ, आपको ये फेच फंक्शन यूज नहीं करना, आप एक्सियोस यूज करना चाह रहे हो वो यूज कर लो। आप कभी भी एपीआई एंड इस तरह से प्लेन नहीं रखते, बल्कि आप क्या करते हो, आप ये जो बेस यूआरएल है ये यहाँ पे डॉट env के अंदर रखोगे। आप यहाँ पे सिर्फ स्लैश प्रोडक्ट्स बताओगे। आप वो अपना जाहिर है जो बेस यूआरएल है वो डॉट env में से इंपोर्ट कर लोगे। सो अगेन ये एरर हैंडल करने का तरीका फैच के साथ मुनासिब नहीं है। वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपने एपीआई में पढ़ी हुई हैं वो आप अडॉप्ट करेंगे, वो आप सीखेंगे, वो इम्प्लीमेंट इसके साथ करेंगे। ठीक है जी। जी सर। अब अगर आप आज के दिन में अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहे हो, आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। पोस्ट रिक्वेस्ट कितनी मुश्किल है, आपको आपको यहाँ पे क्या करना है जी, करली ब्रैकेट के साथ यहाँ पे ऑप्शंस बताने हैं। ऑप्शंस क्या बताने हैं जी? आपके केस में अगर आप क्या यूज करो, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करो। चूंकि गेट रिक्वेस्ट के लिए इतनी सारी डिटेल बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट में आपको ये सारी डिटेल बतानी है। आपको हेडर बताना है, आपको साथ में बॉडी बतानी है, और बॉडी के अंदर आप अपना डेटा स्टिंगिफाई के करके आप क्या करते हो, सेंड किया करते हो। ठीक है। आप इस तरह से डेटा क्या करेंगे, फॉर्म से उठाएंगे। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये अभी के लिए मैंने सैंपल रखा है। यहाँ पे जो दरअसल है, आपने क्या करना है, डेटा ये अपने उस फॉर्म से उठा के बस इसको पास कर देना है। ये आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई। आपका आपका डेटा सर्वर पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? जी। जी सर। सर इसको दोबारा रिपीट कर लें सर। देखिए फर्स्ट वाला। देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट मैं आपको समझा देता हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे लिखी जाती है। नॉर्मली क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट जब आप सेंड करते हो फेच फंक्शन के साथ, आप ऑप्शंस के अंदर बताते हो, आप अपनी डिटेल्स उसके अंदर ही बता रहे होते हो। ठीक है। कैसे, जरा यहाँ पे देखो, ये आपने करली ब्रैकेट के अंदर एक मेथड बताया पोस्ट। ओके। आप बताओगे कि डेटा क्या भेज रहे हो, आपने कहा जेसन डॉट स्टिंगिफाई। जाहिर है आपको जेसन में डेटा पोस्ट करना है, तो इसलिए आप स्टिंगिफाई कर रहे हो कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको स्टिंगिफाई करके आप क्या कर दो, पोस्ट कर दो। मजीद इसके साथ आप क्या, बेसिक रिक्वायरमेंट यही है। मजीद आप इसके साथ क्या करते हो, ये कंटेंट टाइप सेट करते हो। हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, जेसन यूज करते हैं, एप्लीकेशन स्लैश जेसन यूज कर रहे होते हैं। बस इतनी सी बात है। ये मुख्तलिफ आपके यहाँ ये एप्लीकेशन स्लैश जेसन स्टिंगिफाई करके डेटा पोस्ट करते हैं। ये आपकी कंप्लीट पोस्ट रिक्वेस्ट है फेच फंक्शन के साथ। जी। सर ये जो स्ट्रिंगीफाई में यूजर नेम है उसके सामने जो उसको वैल्यू दी है, हाँ जी। ये हम अपनी कस्टम देंगे ना फॉर्म से। भाई आप तो फॉर्म से डेटा उठाओगे ना, यहाँ पे तो उसने स्टैटिक दे दिया। ये तो जी स्टैटिक सर। डेटा बता दिया कि एक यूजर नेम एक की है, उसकी वैल्यू एग्जाम्पल है। ठीक है। आपके पास एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म के अंदर आपने फील्ड रखे होंगे, वो सारा आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर दोगे, बस। ठीक है जी जी। सर। जी सर। ओके। ओके। सो वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल द बेसिक्स। जो आपने एपीआई कॉल करना भी सीख लिया रिएक्ट के साथ, आपने स्कीमा वैलिडेशन करना सीख लिए, आपने बेसिक ऑपरेशंस रेस्ट एपीआई के कंप्लीट सीख लिए। अभी के लिए ऑनवर्ड जो हमारा टास्क होगा, वो एक सेशन के अंदर हम अपनी ऐप को रीराइट करेंगे। रीराइटिंग से क्या मुराद है जी, हमारी समझिए इस बात को। अभी के लिए सिर्फ मेरी एप्लीकेशन के अंदर एक कलेक्शन है और मेरी 231 लाइंस के ऊपर कोड पहुंच चुका है। अगर मेरे पास 10 कलेक्शंस हों
5-6 कलेक्शन तो बहुत ही बेसिक सी बात है। नॉर्मली आपके एप्लीकेशन के अंदर 10 12 15 20 कलेक्शंस बनेगी। आपको उतने स्कीमा लिखने हैं, उतने मॉडल लिखने हैं, उतनी रिक्वेस्ट लिखनी है। तो आप एक सिंगल फाइल के अंदर इतना कोड कभी भी नहीं लिखा करते। ठीक है जी, कभी भी इतना अननेसेसरी इतना कोड आप एक सिंगल फाइल में नहीं लिखते। एक बात। दूसरी बात, आपके इस कोड की रीयूजेबिलिटी नहीं है। कैसे नहीं है जी? आप गौर से देखिए कि ये जो आपने प्रोडक्ट्स गेट किए हैं, इसके अंदर आपने ये जो आईडी वैलिडेट करने के लिए रिक्वेस्ट आपने आपने एक फंक्शन आपने जो एक पीस ऑफ कोड लिखा, हर जगह ये डुप्लीकेट होता फिर रहा है। ठीक है, आप इमेजिन करो आपने प्रोडक्ट्स के अंदर ये वाला कोड लिखा, गौर से देखो। ठीक है, यही डेट यही यही कोड आपने क्या लिखा जी? ये पुट रिक्वेस्ट के अंदर है। यही कोड आपका डिलीट की रिक्वेस्ट में है। यही आपका सिंगल गेट रिक्वेस्ट में है। तो इमेजिन करो 10 रिक्वेस्ट के अंदर आप कितना डेटा डुप्लीकेट कर रहे हो। हम क्यों ना इस वाले कोड को एक अलग फंक्शन के अंदर बना लें, अलग फंक्शन बना के रख लें, और जब मुझे जरूरत पड़े मैं उसको कॉल कर लूं। ये या अगर मेरी ये जो मेरी जब ये एक सिंगल फाइल के अंदर मैं इतनी सारी रिक्वेस्ट नहीं लिख सकता, क्यों ना मैं क्या करूं, अपने इस कोड को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लूं। मैं मैनेजेबल फाइल्स के अंदर क्या कर लूं, इसको हैंडल कर लूं। ठीक है, सो ये हम हमारा ये टारगेट नेक्स्ट सेशन के लिए ये हमारा एजेंडा होगा। हम अपनी एप्लीकेशन को एक बेहतर आर्किटेक्चर के साथ रीराइट कर रहे होंगे। ठीक है, और उसी के साथ ही हम क्या करेंगे, कुछ फाइल्स कैसे अपलोड होंगी सर्वर के ऊपर, ये ऑब्वियसली ये हमारा सर्वर है, इसके ऊपर फाइल्स कैसे अपलोड होंगी हम ये देख रहे होंगे, या ईमेल कैसे सेंड होगी उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। और उसके फौरन बाद हमने यूजर के अथेंटिकेशन के ऊपर बात करनी है कि यूजर कैसे रजिस्टर करेगा, लॉगिन कैसे होगा, उसकी ईमेल कैसे वेरीफाई होगी, ओटीपी कैसे हमारे काम करते हैं। इस तरह की सारी डिटेल्स अब हम रियलिस्टिक एपीआई की तरफ डे बाय डे चलते जा रहे हैं। तो नाउ इट्स योर टर्न टू वाइंड अप। आपने जितना भी काम स्टार्ट किया हुआ है उसे कंप्लीट कीजिए, बेहतर बनाइए अपनी एक इस index.js के अंदर अपनी एपीआई कंप्लीट कीजिए 3 4 5 कलेक्शंस के ऊपर। फिर इसको हम जब रीराइट करने बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है जी? सर एक क्वेश्चन था जी प्लीज। सर, ये एपीआई की कितनी टाइप्स होती हैं? जैसे आपने बताया कि अभी हम रेस्ट एपीआई पे बात कर रहे हैं, रेस्टफुल एपीआई और 2 3 और सुनी हुई हैं, ये थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लेन कर जी मैं दीजिएगा। बता देता हूँ, हम वेब एपीआई की बात नहीं कर रहे। ये जो एपीआई की टाइप है ये रेस्ट एपीआई है। रेस्ट एपीआई यही आप मोबाइल ऐप के साथ कंज्यूम कर सकते हो। यही एपीआई आप आईओटी डिवाइसेस के साथ, डेस्कटॉप ऐप के साथ, जहां पे भी कंज्यूम करना चाहो कर सकते हो। अब ये रेस्ट एपीआई क्यों है? रेस्ट एपीआई के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, उनमें से जो अभी अभी तक जो कॉमनली हमने यूज किए, गौर से देखें, ये आपका रिसोर्स का नाम है। ठीक है, हाँ, ये जो रिसोर्सेज हैं ये प्लेन आपके यूनिफॉर्म रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि इसके अंदर आप क्या करते हो, आप क्लियरली बता देते हो कि आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, बस आपके ये एचटीटीपी वर्ब बता देते हैं कि रिक्वेस्ट की टाइप है। आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है गेट रिक्वेस्ट, आपको गेट प्रोडक्ट्स, आपको ये नहीं लिखना कि क्रिएट प्रोडक्ट्स, आपको ये नहीं लिखना डिलीट प्रोडक्ट्स, बल्कि आप क्या करते हो, एचटीटीपी वर्ब से काम लेते हो। आप इसका नाम यूनिफॉर्म रखते हो। अच्छा, आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा है। इसके अंदर कोई यूआई की लॉजिक नहीं है। इसके अंदर कोई मोबाइल ऐप का इंटरफेस या वेब ऐप का इंटरफेस नहीं है। ये प्योर डेटा है। इस डेटा को कहीं पे भी आप कंज्यूम कर सकते हो। आपकी एपीआई जो रेस्ट एपीआई होती है ये स्केलेबल बनती है। स्केलेबल कैसे है जी? आप क्या करते हैं, जैसे जैसे आपके पास नई कलेक्शंस है, आप नई क्या कर सकते हैं, राउट्स अपने नई रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। आप इसके वर्जन मेंटेन कर पा रहे होते हो। ठीक है, इसके अंदर एक कंसेप्ट है स्टेटलेस होती है। रेस्ट एपीआई हमेशा
स्टेटलेस होती है। ये बहुत बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। स्टेटलेस का जो फीचर है, ये दरअसल क्या करता है कि आपने देखें अभी जो आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, ये एक इंडिविजुअल रिक्वेस्ट है। सर्वर क्या कर रहा है, ये ट्रैक नहीं रख रहा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या देखें क्या इससे पहले कोई रिक्वेस्ट सेंड हुई थी, ये कोई फॉलो अप रिक्वेस्ट है, ये चीज आपके इस सर्वर को नहीं पता। वो हर रिक्वेस्ट को इंडिविजुअल रिक्वेस्ट लेता है और आपके क्लाइंट के साथ इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है। ठीक है क्लाइंट भाई, आप इसे वेब ऐप के साथ यूज करो, मोबाइल ऐप के साथ यूज करो, आपके बैकएंड को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये स्टेटलेस आपकी क्या है, एपीआई है। जो स्टेटलेस जो जो एक्चुअल स्टेटफुल एपीआई जो होती हैं, वो क्या करती हैं, आपके क्लाइंट के साथ बाइंड हो जाती है। उसे पता है कि कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, किस क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है, वो सर्वर ट्रैक कर पा रहा होता है। तो ये आपकी जो एपीआई है, ये आपकी अगेन क्या है, स्टेटलेस है। मजीद इस कंसेप्ट को आप बेहतर तरीके से तब समझ पाओगे जब आप ऑथेंटिकेशन पढ़ पा रहे होंगे। इसके अलावा आपके पास क्या है जी, काफी सारी एपीआई की टाइप्स है। ग्राफक्यूएल एक एपीआई की आपके पास टाइप्स है, आपके पास जीआरपीसी प्रोटोकॉल एक एपीआई की टाइप है, वेब सॉकेट है, आईओ सॉकेट है आपके पास। हर एक का डिफरेंट पर्पस है। ठीक है, जैसे जीआरपीसी प्रोटोकॉल क्या होता है, गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल। जब आप क्या करते हो, रियल टाइम डेटा चाह रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, आपको जैसे चैट की एप्लीकेशन बनानी है, आपको क्लाइंट और सर्वर के दरमियान टू वेज कम्युनिकेशन चाहिए, इमिजिएटली रिस्पॉन्स चाहिए, उस पर्पज के लिए जीआरपीसी या वेब सॉकेट्स यूज होती हैं। ठीक है, जबकि रेस्ट एपीआई नॉर्मली इस तरह के लिए जब आपने रिक्वेस्ट सेंड किया, आपको डेटा चाहिए, आप क्या करते हो, रेस्ट एपीआई को यूज कर सकते हो। आप पढ़ सकते हो एपीआई की टाइप्स। ठीक है, आपको ये देखें, आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्चर स्टाइल के लिहाज से रेस्ट है, सोप, ग्राफक्यूएल, आरपीसी, ये इसको जीआरपीसी भी बोलते हैं। हर एक का अपना यूज केस है। नॉर्मली ये जो ट्विटर है, ये आपके इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस तरह की एप्लीकेशन जो डेटा को कंज्यूम करते हैं, डेटा शेयर कर रही होती हैं, आपको भी एपीआई प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट गूगल मैप है, ये नॉर्मली क्या होती है, रेस्ट एपीआई हुआ करती है। ठीक है, सो एटलीस्ट इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा, फिर जो आपकी क्यूरीज हो, आपके क्वेश्चन हो, पूछ लीजिएगा। ये एक अच्छा आर्टिकल है पोस्टमैन के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने ये डिफरेंट एपीआई की टाइप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। यूनिफॉर्म इंटरफेस है, स्टेटलेस होती है, ये रेस्ट एपीआई की बात है। नेटिव कैशिंग इंप्लीमेंट होती है इसके अंदर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है कि भाई क्लाइंट अलग होगा, सर्वर अलग है, लेयर्ड सिस्टम है। ठीक है, ये इसके प्रोज हैं, ये इसके कुछ कॉन्स हैं। फिर सोप एपीआई है, उसके बाद फिर आपकी यहाँ पे बाकी की एपीआई को भी डिस्कस किया हुआ। ठीक है जी, ऑलराइट सर, थैंक यू। ओके जी। किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर एक सिंपल एक स्कीमा बना के दे दे कि जिसमें अरे भी उसमें टाइप आ रही हो और ऑब्जेक्ट की भी। देखिए ये हमने स्कीमा बनाया, इस स्कीमा के अंदर हमने रेटिंग रख ली। रेटिंग एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो फील्ड है, एक रेट का और एक काउंट का। ठीक है, लेट्स से मैं कह देता हूँ ये मेरी प्रोडक्ट है। ओके, प्रोडक्ट के अंदर मैंने रेटिंग रख ली। मैं यहाँ पे कहता हूँ रिव्यूज रख लेता हूँ। रिव्यूज क्या होगी मेरे पास, एज एन अरे चल रहा होगा। लो जी, अब रिव्यूज मेरे अरे में आएंगे। किसने रिव्यू किया, जाहिर अरे तो है, लेकिन अरे के अंदर क्या रखूंगा, ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट रखूंगा, किसने रिव्यू किया, क्या रेटिंग दी, क्या कमेंट दिया, बन गया। अब ये क्या है मेरे पास, अरे है। रिव्यूज के अंदर मैं क्या रखूंगा, अरे उठा रहा हूँ। ठीक है जी, जी सर, थैंक यू सर। ओके जी। चलिए जी, आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर मुलाकात होगी। नेक्स्ट सेशन के अंदर मजीद हमारे इम्पोर्टेंट काफ़ी ट्रिकी चीज़ें होंगी,
तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रीवियस काम कंप्लीट कर लीजिए, अपनी रिएक्ट ऐप कंप्लीट कर लीजिए, डेटा फेच करना, डेटा क्रिएट करना, अपडेट की रिक्वेस्ट, डिलीट की रिक्वेस्ट अपनी वहां से अपने रिएक्ट ऐप से क्रिएट कर लीजिए, फाइनलाइज कीजिए, फिर हम इसको अपनी एप्लीकेशन को रीराइट करेंगे। ठीक है जी, ठीक है ओके सर। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।